दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की ओर अग्रसर। भाजपा की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए कृषि बिलों को लेकर कृषि चौपाल का आयोजन। डाक विभाग ने प्रदेश के 300 डाकघरों में जन सेवा केंद्रों की शुरुआत की। और रोहतास में 2000 से अधिक दिव्यांगजनों की भी सहायक यंत्रों और उपकरणों का निःशुल्क वितरण। नमस्कार, मैं स्वास्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के कच्छ में 72,600 हेक्टेयर में बनने वाली अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर, यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इस अवसर पर श्री मोदी ने उपस्थित लोगों से नए कृषि बिल को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नए कृषि बिलों में किसानों के हितों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नए कृषि बिलों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन उन्होंने खड़ी की है। इसी तरह फल सब्जी से जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार की नई कृषि बिल से देश के किसानों को काफी लाभ होगा। बेगूसराय में श्री सिन्हा ने कृषि बिल और जिले की विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष को किसानों की नहीं, अपनी राजनीति की चिंता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। खुली है, खुला है, तैयार है। एक बात निश्चित है, इन 3 कानूनों के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए देश के 11 करोड़ उन हाशिए, लघु और मध्यम स्तर के किसानों को सम्मान और समृद्धि का रास्ता खोला है, जो पिछले 7 दशकों से और कहें तो उसके पीछे औपनिवेशिक काल से बंद है। यह किसानों को न सिर्फ समृद्ध करेगा, समुन्नत करेगा। पिछले समय में, पिछले 70 साल में 4 करोड़ किसान जो भूमिहीन हो गए हैं कृषि अलाभकारी होने के कारण, यह कानून कृषि को लाभकारी करेगा। बात करते हैं किसान चौपाल की। भाजपा की ओर से कृषि कानून के प्रति विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। औरंगाबाद में पार्टी प्रवक्ता मनोज शर्मा और विधान पार्षद राजेंद्र कुमार सिंह ने औरंगाबाद में संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। बाजार खोल दिया, किसान बाध्य नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए। अगर आपके गांव का रकबा 500 बीघा है और कोई ऐसी कंपनी आती है कि आपके 500 बीघा खेत में
हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और आपको हम ये रेट देंगे। अब बिहार में तो लगभग छोटे छोटे टुकड़े में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। लीची के बागानों में, आम के बागानों में कंपनियां आती हैं और पूरा वो 1 साल के लिए उनका बागान ले लेती है और एक तय रकम पे वो ले लेती है, चाहे आम हो या ना हो, लीची हो ना हो। आज अगर हमारे गांव में, औरंगाबाद के किसी एक गांव में अगर 500 बीघा का रकबा है और कोई कंपनी आती है और बोलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम यहाँ पे आपसे ही करवाएंगे, आप बाध्य नहीं है उसको देने के लिए, वो आपके उत्पाद को हम मिनिमम ये। राज्य सरकार जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों की भूमि पर सालों भर खेती करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि किसी भी परिस्थिति में कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाए, ये सरकार का प्रयास है। मुकाबला करने लायक काम है, कृषि है, तो वो किया जा रहा है। उसी को रिपीट, उसी तरह का काम को सब जगह हम लोगों का करना है। इसी के लिए ये योजना बनी है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम। पिछले साल हम लोग ने 8 जिले में पायलट योजना के रूप में लिया है और पिछले बार के जो 1 साल में रबी मौसम, खरीफ और गर्मा मौसम में इसको किया गया है। उसका परिणाम ये रहा कि जो उसका प्रोडक्शन का लागत है तो उसमें वो घटा है और जो उनका जो आमदनी में बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि उसमें जो उत्पादकता भी बढ़ी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को लेकर जब देश का सजग और जिम्मेदार करदाता एडवांस टैक्स भरता है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का देश का संकल्प और विश्वास और मजबूत होता है। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2020 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश के 300 डाकघरों में आज से जन सेवा केंद्रों की शुरुआत की गई। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इन केंद्रों में आम लोगों को पहले से और बेहतर और व्यापक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले देश भर के 8 कर्मियों को मेघदूत पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वालों में पटना के राजेंद्र नगर डाकघर के डाकपाल सर्वेश कुमार भी शामिल हैं। कश्मीर में जाकर देखा है कि दूर दराज के इलाकों में पोस्टल विभाग में कितनी महिलाएं काम करती हैं। यहाँ सोपोर में गया था, शायद विश्व में आप मेरे साथ थे ना, अब उस आतंकवाद से प्रभावित इलाके में भी जब मैं पोस्टल कर्मचारियों से मिलने गया, चाहे वो बारामूला में, बहुत ही विश्वास और धैर्य के साथ महिलाएं काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। सेपरेट कैटेगरी इन द मेघदूत अवार्ड टू रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ आवर वुमेन ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, whomsoever the committee decides to award. इस अवसर पर डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से लोग बिजली बिल, गैस, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष मार्च महीने तक 532 डाकघरों में जन सेवा केंद्र काम करने लगेंगे। अररिया जिले के फारबिसगंज डाकघर से सुकन्या समृद्धि योजना रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्णिया के डाक अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के बचत योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये पहल की गई है। उन्होंने आम लोगों से डाक बचत योजना से जुड़ने की भी अपील की।
डाक विभाग के ओर से ये सुकन्या रथ चला करके हम लोग आम पब्लिक को, हमारा जो कस्टमर है, जो आम जनता है, उसको हम लोग आग्रह करते हैं कि डाकघर का जो भी स्कीम है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा स्कीम लाया गया है और वो सबसे बेनिफिशियल है बजाबते बैंक से। आज हमारा सुकन्या रथ पूरे फारबिसगंज शहर में घूमेगा और चौराहे चौराहे पर ये रुक कर करके अपना स्पीच देंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज रोहतास जिले में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से 2100 दिव्यांग जनों के बीच सहायक यंत्रों और उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सदर अस्पताल के सभी विभागों का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री घोष ने संवाददाताओं को बताया कि अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल की भी जांच की गई है और जिला अस्पताल में अनुमंडल पदाधिकारी और मैंने स्वयं जांच किया। जो स्थिति है उसमें कई चीज़ों में सुधार की संभावनाएं हैं और खासकर जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रक्त जांच इत्यादि के लिए पेशेंट्स आए थे उनका कहना था कि जो रिपोर्ट्स है वो थोड़ी लेट मिल रही है। हालांकि बताया गया है कि इसमें लैब टेक्नीशियंस की कमी के कारण है और कुछ केमिकल्स वगैरह उपलब्ध नहीं रहने के कारण ये विलम्ब हुआ है। मैंने निर्देशित किया और इनको मैंने 1 सप्ताह का समय दिया है कि 1 सप्ताह में स्थिति में सुधार होना चाहिए। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर हो रही धांधली की शिकायत को लेकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देते हुए पाई गई गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण मांगा। श्री वर्मा ने सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं को आम जनों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया। को निर्देश दिया गया कि जहां जहां पे कम अधिप्राप्ति हुई है, इसी तरीके कोई न कोई स्ट्रक्चरल समस्या हो सकती है, तो सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को भेज के उसको रिजॉल्व कराएं और ताकि यथाशीघ्र सभी जगह फुल फ्लेश तरीके से अधिप्राप्ति कार्य जारी रहे। और कई पैक्सों पे अच्छा काम हो भी रहा है। अभी तक अपने ज़िले में अभी 2 दिन पहले तो 1500 के आसपास हो गया था और हम समझ रहे हैं कि इसमें और गति आएगी। और सभी किसान भाइयों से आप लोगों के माध्यम से अपील भी करता हूं कि बिचौलियों बाजार के चक्कर में अभी ना पड़े। सभी पैक्सों पे फुल फ्लेश तरीके से अधिप्राप्ति का कार्य शुरू किया गया है। कृषि विभाग ने कहा है कि खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों के फसल की सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद नहीं की जाएगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी नहीं मिलेगा। विभाग ने पुआल जलाने वाले किसानों की पहचान के लिए 37 जांच दलों का गठन किया है। राज्य और मंडल मुख्यालय के अधिकारियों को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुआल जलाने वाले किसानों की निगरानी के लिए अधिकारियों को हवाई सर्वे का निर्देश दिया है। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 दिसंबर से पूरा प्रदेश एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में आ जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से आज और कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि बारिश होने के बाद बादल छटेंगे और न्यूनतम पारा में तेजी से गिरावट आएगी। उन्होंने बताया कि अभी बादलों के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होने की ओर अग्रसर। भाजपा की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए कृषि बिलों को लेकर कृषि चौपाल का आयोजन। डाक विभाग ने प्रदेश के 300 डाकघरों में जन सेवा केंद्रों की शुरुआत की। और रोहतास में 2000 से अधिक दिव्यांगजनों के बीच सहायक यंत्रों और उपकरणों का निःशुल्क वितरण।
और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।